नमस्कार साथियों, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम ज्योग्राफी के मैप वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आपके बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों के लिए मैप वर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि बोर्ड में आपके डायरेक्ट 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मैप से, और सीयूईटी में भी आपके 6 to 7 मिनिमम क्वेश्चन है जो कि मैप वर्क से आते ही आते हैं। अब आपके बोर्ड एग्जाम में 17 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके अंदर भी कुछ ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अरेंज करना है सीक्वेंस वेस्ट टू ईस्ट। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है मैप के, वो बहुत ही कॉमन है आपके बोर्ड्स एंड सीयूईटी एग्जाम दोनों के अंदर। तो आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है या फिर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनको पढ़ने से, जिनको तैयार करने से आप मैप वर्क के अंदर कंप्लीट स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। चलिए जी शुरू करते हैं। अब मानचित्र का महत्व क्यों है? जैसा कि मैंने अभी बताया, बोर्ड्स एंड सीयूईटी दोनों में आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। किसमें? बोर्ड्स एंड सीयूईटी में। अब जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं बोर्ड्स के, सीयूईटी में आपके वैसे भी 50 क्वेश्चन जो है सारे एमसीक्यू है। अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैप से? अब मान लीजिए आपको एक साइड पोर्ट्स दे दिए, दूसरी साइड आपको कंट्रीज के नाम दे दिए, तो आपको क्या करना है कि उस लिस्ट को मैच करना है। क्या दिया है? एक साइड पोर्ट्स हो गए और दूसरी साइड आपको कंट्री दे दी। तो यहाँ पर आपको मैच करना होगा कि कौन सा पोर्ट जो है किस कॉन्टिनेंट के अंदर या कंट्री के अंदर है, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर हम मानचित्र की बात करें तो ये सिर्फ मानचित्र नहीं है, लेकिन आपके थ्योरी पेपर का टोटल 14% का स्कोर है। कितना? आपके थ्योरी पेपर का 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है, जिसके अंदर से 14% जो है मैप पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड मैप से और 5 आपके आएंगे इंडिया के मैप से, जो कि आपको मैप के अंदर फिल करने होते हैं। तो यहाँ आपको करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड के मैप खरीदिए, फिर उसके बाद आप इंडिया के मैप भी खरीदिए। अब इन वर्ल्ड के मैप में और इंडिया के मैप में क्या क्या फिल करना है, किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो व्यवस्थित अभ्यास जो है बच्चों, वो ही सफलता की कुंजी है। तो अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो कोई भी आपको ये 14% मार्क्स लाने में रोक नहीं सकता। सीधा आप 10 में से 10 स्कोर करेंगे बोर्ड्स में, और सीयूईटी के अंदर भी जितने भी क्वेश्चन मैप पर बेसिस होते हैं वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर हम मैप्स की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व मानचित्र से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी जगह है जो कि आपको मैप पर ऑलरेडी प्रिपेयर रखनी है। अब आप क्या करेंगे? वर्ल्ड मैप ले लिया, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगी आपकी एनसीईआरटी बुक्स को रेफरेंस लेते हुए आप वो प्रैक्टिस करेंगे। आप वर्ल्ड मैप ले लिया खाली, उसमें आपको क्या क्या देखना है? फर्स्ट, आप सारे प्रमुख बंदरगाह जो है वो फिल कीजिए, जैसे कि लंदन पोर्ट हो गया, टोक्यो का पोर्ट हो गया, सिंगापुर पोर्ट हो गया, अदन पोर्ट हो गया। ये जितने भी पोर्ट्स है, चाहे मेन पोर्ट्स हो, उनके सहायक पोर्ट हो गए, कॉल ऑफ ड्यूटी पोर्ट हो गए, सारे पोर्ट आपको क्या करना है? मानचित्र पर फिल करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पोर्ट्स की लोकेशन मानचित्र पर पता होगी, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यूरोप के अंदर लंदन पोर्ट हो गया, फिर टोक्यो पोर्ट हो गया जो कि कहाँ है? जापान के अंदर है। तो ऐसे ही अगर आपको सीक्वेंस पता होगा सभी पोर्ट्स का, तो आपको अगर अरेंज करने के लिए बोला जाए कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए, या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, या फिर ये भी आएगा कि साउथ टू नॉर्थ अरेंज कीजिए, नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, तो इसमें क्या होगा? अगर आपने मैप पर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये सारी चीजें आपकी टिप्स पर होंगी, आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। दूसरा, आपने क्या करना है कि जितने भी वर्ल्ड के कृषि क्षेत्र है उनको भी वर्ल्ड मैप में फिल करना है। अब सारे जो मैप वर्क है वो एक ही मैप के अंदर आप मत कर देना। कृषि क्षेत्र के लिए अलग मानचित्र लेना, पार महाद्वीपीय रेलवे मार्ग के लिए अलग से मानचित्र लेना, प्रमुख बंदरगाहों के लिए अलग मानचित्र लेना, अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए भी आपने क्या करना है? अलग मानचित्र लेना है, जैसे कि राइन नदी जलमार्ग हो गया। तो ये सभी आपको अलग अलग वर्ल्ड मैप के अंदर फिल करने हैं,
ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो हो गए 4 इंपॉर्टेंट मैप वर्क्स विश्व मानचित्र के। फिर और क्या प्रिपेयर करना है आपको विश्व मानचित्र के अंदर? अगर हम सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करें, जो कि क्या है, प्राथमिक गतिविधियां हैं। अब कृषि क्षेत्र टॉपिक से कौन से मानचित्र या फिर किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो बोर्ड्स हो या फिर सीयूईटी हो। तो निर्वात संग्रहण कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर एरियाज है, उनके पास के क्षेत्र जो है वहां पर होता है निर्वात संग्रहण। जो जीवन निर्वात संग्रहण है, कंदमूल, फल फूल आदि इकट्ठा किए जाते हैं जंगल से, किन एरियाज में किए जाते हैं, ये फिल करना है। फिर आपको ये भी फिल करना है कि खानाबदोश पशुचारण कहाँ पर होता है, यानी कि वो लोग जो माइग्रेशन करते हैं अपने पशुओं के साथ में अलग अलग जगह पर, वो कहाँ पर होता है। अब यहाँ पर भी आप उत्तरी अमेरिका के ऊपरी क्षेत्र के अंदर, उत्तरी क्षेत्र के अंदर देख सकते हैं निर्वात संग्रहण। तो ऐसे ही आपको एक मैप पर सिर्फ निर्वात संग्रहण और खानाबदोश पशुचारण का मैप फिल करना है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपको प्रमुख बंदरगाह, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे विश्व मानचित्र से। दूसरा क्या है, प्रमुख बंदरगाह, जो कि वैश्विक व्यापार के केंद्र है या फिर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसके प्रवेश द्वार माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमूमन सारा जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों के थ्रू होता है, और ये जो बंदरगाह है वैश्विक व्यापार का केंद्र है, बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ये जो 3 प्रमुख बंदरगाह मैं बता रही हूँ, फर्स्ट हो गया लंदन, कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है। फिर सिंगापुर हो गया, टोक्यो हो गया। तो ये तो आपके 3 प्रमुख बंदरगाह हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फोकस सिर्फ इन्हीं बंदरगाह पे होना चाहिए। आपका फोकस हर प्रकार के बंदरगाह पर होना चाहिए, चाहे वो नदीय पोर्ट हो या बंदरगाह हो जो नदी पर स्थित हो, या फिर अगर हम बात करें जैसे ये टोक्यो पोर्ट हो गया, सिंगापुर पोर्ट हो गया, जो कि कहां पर है, तटीय क्षेत्रों के अंदर और समुद्री मार्गों का रास्ता है। सभी प्रकार के पोर्ट्स आप सबको टिप्स पर याद होने चाहिए कौन सा है। जैसे कि अदन पोर्ट कहाँ है, यमन देश के अंदर है। टोक्यो पोर्ट कहाँ हो गया, जापान के अंदर हो गया। तो ऐसे ही आप सबने हर जो पोर्ट है उसकी लोकेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, महाद्वीपों को जोड़ना, यानी कि ये जो पार महाद्वीपीय मार्ग है पूरे महाद्वीप के 2 छोर को जोड़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, तो पूर्व से पश्चिम की कनेक्टिविटी होती है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से या फिर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रूट से। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रांस कैनेडियन से। कहां से, ट्रांस कैनेडियन, जो कि वैंकूवर से हेलिफैक्स तक चलता है। कहां तक, वैंकूवर से हेलिफैक्स तक। दूसरा है हमारा ट्रांस साइबेरियन, मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक चलता है। ये तो आपका हो गया रूस का ट्रांस साइबेरियन मार्ग। फिर आपका ऑस्ट्रेलियन ट्रांस साइबेरियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रूट भी है, वो भी आपको क्या है याद होना चाहिए कि कहां से स्टार्ट होता है, उसका एंड कहां पर है, बीच में कौन सी सिटीज आती है। नेक्स्ट हमारा है अंतरदेशीय जलमार्ग, जो कि विश्व मानचित्र आपको अगेन लेना है। अंतरदेशीय जलमार्ग जो है वो व्यापार की धमनियां है, यानी कि आर्टरीज ऑफ द ट्रेड। अब आप सबको क्या करना है, जितने भी अंतरदेशीय जलमार्ग है उनको हर कॉन्टिनेंट के अंदर फिल करना है। जैसे कि अगर हम बात करें राइन नदी जलमार्ग की, या फिर हम स्वेज नहर की बात करें, पनामा नहर की बात करें, तो ये सब आपको मानचित्र पर याद होना चाहिए। और इन अंतरदेशीय या फिर जो जलमार्ग है ये, इनके ऊपर कौन कौन से पोर्ट है वो भी आपको याद होने चाहिए कि पनामा का मेन पोर्ट कौन सा है, स्वेज नहर के आसपास मेन पोर्ट्स कौन से हैं, राइन नदी के आसपास कौन से नदीय पोर्ट है, ये भी आप सबको फिल करना है वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो ये तो हो गई विश्व मानचित्र की बात, जिसमें आपको कृषि क्षेत्र हो गए, जीवन निर्वाह कहाँ पर हो रहा है, खानाबदोश चरावा कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं वो याद रखना है, और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग याद रखने हैं। फिर आपको पोर्ट्स भी याद रखने हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर वो टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड और सीयूईटी में। वर्ल्ड मैप बेस्ड वर्क होगा ये। फिर सेकंड हमारा रहेगा भारत का मानचित्र। ये भी आपके बोर्ड्स में कितने स्कोर का है, 5 मार्क्स का है। फिर आपके बोर्ड में जो 17 एमसीक्यू आते हैं, हो सकता है उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके इसी मैप पे बेस्ड आ गए। जैसे कि सिंहभूम कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है,
और झरिया कहाँ है, बोकारो कहाँ है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके आ सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन में स्टेट्स दिए हुए होंगे कि इन स्टेट में से कौन से स्टेट में झरिया है, कौन से स्टेट में बोकारो है, तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको भारत के संदर्भ में कौन कौन से मैप वर्क करने हैं? पहला, प्रमुख फसल उत्पादन राज्य, दूसरा खनिज खदानें हो गई, तीसरा प्रमुख बंदरगाह और राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, जो पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है, बंदरगाह वाला क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे मुख्यतः आप सबको फोकस करना है और जो खनिज खदानें हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इंडिया का मैप वर्क करने के लिए आपको क्या करना है? भारत के मानचित्र खरीदने हैं। फर्स्ट हम इसमें करेंगे प्रमुख फसलें, यानी कि जो खाद्यान्न फसलें हो गई उनके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसा ही एक मैप लेंगे। गेहूं कहाँ कहाँ पर प्रमुख रूप से उगाया जाता है, चावल प्रमुख रूप से कहाँ उगाए जाते हैं। फिर साथ ही आपके ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो फसल जिसकी 3 किस्में हैं वो किन क्षेत्र के अंदर उगाई जाती है। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ऐसे ही आपको गेहूं, चावल, गन्ना, शुगर केन, जितनी भी फसलें हैं भारत की, चाहे वो अनाज वाली फसलें हो गई या फिर कैश क्रॉप्स की अगर हम बात करें, जिनको नकद और बागवानी फसलें कहते हैं, नकद फसलें जो है वो कैश क्रॉप्स कहलाती है। तो ये जो कैश क्रॉप्स है इनका भी आपको मैप वर्क रेडी करना है। जैसे कि गन्ना कहाँ उगता है, तो मुख्यतः ये यूपी में, और चाय कहाँ उगती है, असम और दार्जिलिंग वाले क्षेत्र के अंदर चाय उगती है। कॉफी की हम बात करें तो कॉफी कहाँ उगती है, कर्नाटका में उगती है। ये जो तटीय प्रदेश है मुख्यतः यहाँ पर उगती है, जहाँ पर तापमान जो है वो मध्यम होता है। किस प्रकार का तापमान? मध्यम। और चाय के लिए कैसा तापमान चाहिए? ठंडा तापमान चाहिए। और गन्ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक लंबी अवधि चाहिए गर्म मौसम की। ठीक वैसे ही कपास के लिए भी क्या चाहिए? एक गर्म मौसम चाहिए होता है। तो कपास यहाँ पर उगता है। तो ऐसे ही आपको प्रमुख राज्य जो है पर फसल कि इस फसल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है वो फिल करना है। अब कपास की बात करें तो कपास कहाँ पर उगता है? उस क्षेत्र के अंदर जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको रेगर या रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे ही आपको सभी फसलों का मैप वर्क रेडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? खनिज खदानें, जो कि देश की औद्योगिक शक्ति है और हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें लौह अयस्क और कोयले की जितनी भी खदानें हैं वो आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर हम खनिज खदानों की बात करें तो मुख्य रूप से झारखंड के अंदर झरिया हो गया, जो कि कोयला क्षेत्र है, बोकारो में कोयला पाया जाता है। या फिर हम सिंहभूम की बात करें तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। फिर मयूरभंज हो गया, जहां पर लौह अयस्क मिलता है, यानी कि आयरन ओर मिलता है, जो कि कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। तो ऐसे ही आपको जितनी भी भारत की मुख्य मुख्य खनिज खदानें हैं, जो कि झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर है, वो सब टिप्स पे आनी चाहिए और ऐसे ही एक एक करके आपको मैप पे फिल करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गेटवे और रिजर्व, बंदरगाह और उद्यान। क्या हो गया? अगेन यहाँ पर पोर्ट्स आ गए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पोर्ट्स। तो जितने भी पोर्ट्स है, अब चाहे वो नदीय पतन हो या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो तटीय क्षेत्र के अंदर पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हम मुंबई पोर्ट की बात करें, तो ये सभी पोर्ट जो है ये भी आपने फिल करने हैं। अब अगर हम बात करें मुंबई पोर्ट की या फिर मार्मागांव पोर्ट की, तो ये पोर्ट, चेन्नई पोर्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट हो गया। कोलकाता पोर्ट के सहायता के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया? जो कि है हल्दिया पोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ऐसे ही सभी जो पोर्ट है वो आपको मैप पर एक एक करके आराम से टाइम लेके फिल करना है। गलत फिल नहीं करना है कि जल्दबाजी के चक्कर में आप ऐसे ही रफ वर्क कर रहे हो। रफ वर्क नहीं, बहुत ही सटीक तरीके से आपको ये मैप प्रैक्टिस करने हैं। क्या करने हैं? मैप प्रैक्टिस करने हैं। फिर जितने भी तटीय हम प्रमुख वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों की बात करें या फिर उद्यान की बात करें, तो वो भी आपको इंडिया के मानचित्र के ऊपर फिल करने हैं। जितने भी उद्यान हो गए या वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हो गए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैप के अंदर कोई भी 2-4 लोकेशन आपको, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 5 लोकेशन पे डॉट डॉट कर दिए जाएंगे या फिर एक ऐसे डॉट करके लाइन खींच दी जाएगी
कि पहचान कीजिए ये कौन सा क्षेत्र है। थोड़ा बहुत हिंट आपको उसके बारे में मिल जाएगा। तो आप पहचान कैसे करेंगे अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे होगा एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, एक क्लू से या एक हिंट से। तो अभ्यास कैसे करना है आपको मैप वर्क का? सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, खाली मैप तो रखने ही रखने हैं, एक्स्ट्रा खाली मैप भी रखिए जिनके अंदर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स हो गए या फिर जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई, कृषि क्षेत्र हो गए, कौन सी फसल कहाँ उग रही है, वहां आप थोड़ा सा मिक्सअप कर सकते हो वर्क का कि वर्ल्ड मैप के जो पोर्ट्स है या किस प्रकार की कृषि कहाँ हो रही है वो आपने एक साथ लोकेट कर दिए। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड्स के टाइम में भी रिवीजन का थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उस रिवीजन के टाइम में आप अपने प्रैक्टिस करने के बाद में आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी वो आपने अगर मैप पर लोकेट कर रखी है अलग से, ये तो एक प्रैक्टिस वाला मेन मैप वर्क हो गया जिसमें आप सारी चीजें इंपॉर्टेंट जितनी भी है वो लोकेट करेंगे। और इसके अंदर आपको सिर्फ मेजर जितनी इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हो गए, सिटीज हो गई, वो लोकेट करनी है। तो इससे क्या होगा, ये आपके लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में काम आएगा। इसमें लास्ट मोमेंट के रिवीजन में मान लीजिए बोर्ड एग्जाम है, आपका आधा 1 घंटा बचा है आपके पास, तब तो आपका एंट्री टाइम हो जाता है, लेकिन उससे पहले अगर 5-10 मिनट मिलते हैं और एक बार आप आंखों के सामने से मैप निकाल लेंगे तो आपको वो चीज टिप्स पर याद होगी। तो अभ्यास कैसे करना है? फर्स्ट आपको क्या करना है कि लोकेटिंग करनी है, यानी कि स्थान को सही जगह खोजना है, एकदम सटीक बिंदु खोजना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। फिर आपने क्या करना है, लेबलिंग करनी है कि नाम जो है साफ अक्षरों में लिखना है ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कंफ्यूजन ना हो। थर्ड है पहचान, दिए गए संकेतों से स्थान को पहचानना। अब कोई टेस्ट सीरीज हो या फिर इस प्रकार के मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाए, वहां से ये क्वेश्चंस आप उठा लीजिए और मैप वर्क चालू कीजिए, जिसमें आपको सिर्फ छोटे छोटे हिंट्स दिए होंगे और आपको उन क्षेत्रों की, उन जगह की क्या करनी होगी, पहचान करनी होगी। तो ये जो है पूरा आपका अभ्यास किस तरीके से करना है वो बता दिया कि आप पहले प्लेसेस लोकेट करेंगे, साफ सुथरे अक्षरों में नाम लिखेंगे, और तीसरा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जहां पर आपको जगह पहचाननी है सिर्फ एक हिंट की हेल्प से। तो ये जो 10 अंकों का चेकलिस्ट है आपका बोर्ड्स में और सीयूईटी एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपके कई सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 से 7 तो मिनिमम क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये जो मैप वर्क है दोनों एग्जाम के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। तो एक ही नजर के अंदर आपके ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। विश्व मानचित्र पर कृषि क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह जैसे कि लंदन, सिंगापुर, टोक्यो, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जिसके अंदर आपका रूस का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो गया, या फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के रेल मार्ग की, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। फिर है अंतर्देशीय जलमार्ग जिसमें पनामा नहर, स्वेज नहर, राइन नदी, इसके जलमार्ग के रिलेटेड सारा मैप वर्क आपका रेडी होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो फसलें चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी। अब चावल गेहूं हो गई, ये तो अनाज वाली फसलें हो गई। कपास और गन्ना, चाय, कॉफी कैश क्रॉप्स एवं बागवानी फसलें हैं। खदानों की हमने बात की, मयूरभंज जहां पर लॉयस निकलता है, झरिया बोकारो जहां से कोयला निकलता है, सिंहभूम हो गया। फिर बंदरगाह और उद्यान, ये सभी आपके मानचित्र रेडी होने चाहिए बोर्ड एग्जाम के पहले, सीयूईटी एग्जाम के पहले, ताकि आप 2-3 बार एटलीस्ट उनका रिवीजन कर पाए, क्योंकि मैप का रिवीजन करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा समय लगेगा आपको रिवीजन करने में। तो अब क्या है, अब आपके 10 अंक जो है बोर्ड्स के वो तो सीधे आपकी पहुंच में है, और बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन चाहे बोर्ड के हो, सीयूईटी के हो, वो भी आपके पहुंच में होंगे अगर आप आज जितना मैप वर्क मैंने बताया है उतना ऑलरेडी रेडी रखेंगे, तो आपके ये जो स्कोर है वो कोई भी नहीं छीन सकता। अब यहाँ पर लास्ट तो यही है दोस्तों कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैप्स की उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। कितनी प्रैक्टिस करेंगे आप कि हर मैप के ऊपर हर चीज आपको एकदम क्लियर कट फिल करनी है, नाम साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है, फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठाने हैं और प्रैक्टिस करना है। तो आज से ही मानचित्र का अभ्यास शुरू करना है दोस्तों। तो ये तो हो गई मानचित्र की क्लास, आगे और मिलते हैं कुछ और ऐसी मजेदार टिप्स के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।